हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोपैडिक वर्ल्ड। मैं लक्ष्मी दुबे आज इस वीडियो में नेट साइकोलॉजी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलायबिलिटी के बारे में डिस्कस करूंगी। रिलायबिलिटी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा जाएगा। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी एंड कंपैरिजन बिटवीन क्लासिकल टेस्ट थ्योरी एंड आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। इन सारे ही टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये सारे ही टॉपिक नेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिलायबिलिटी क्या होती है। कोई भी टेस्ट डेवलपर या रिसर्चर जब कोई टेस्ट डेवलप करता है तो उसे इस बात को डिसाइड करना होता है कि ये जो टेस्ट हम बना रहे हैं ये टेस्ट विश्वसनीय है या नहीं है। विश्वसनीयता क्या होती है? Reliability may be defined as the consistency or stability of scores obtained from one set of measure to another। एक टेस्ट को एडमिनिस्टर किया गया तो एक सेट ऑफ मेजर हमें मिल गया, उस टेस्ट को दोबारा मेजर किया गया तो दूसरा सेट ऑफ मेजर हमें मिल गया। मीन्स हमें एक बार एक स्कोर मिल गया और दूसरी बार एक स्कोर मिल गया। तो हम उन दोनों स्कोर्स के बीच में क्या देखते हैं? कंसिस्टेंसी देखते हैं या संगति देखते हैं या स्टेबिलिटी या स्थिरता देखते हैं। अगर वो दोनों ही स्कोर्स आपस में कंसिस्टेंट हैं या स्थिर हैं, सेमनेस है उनमें, तो हम उस टेस्ट को रिलायबल मान सकते हैं। यानी रिलायबिलिटी क्या होती है? कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर्स। ओके, तो रिलायबिलिटी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। जो कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी होती है स्कोर्स की, उसको हम टू टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट होता है टेम्पोरल स्टेबिलिटी और सेकेंड होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। टेम्पोरल स्टेबिलिटी क्या होती है? जिसे हम कालगत स्थिरता बोलते हैं हिंदी में। टेम्पोरल स्टेबिलिटी होती है, ये डिपेंड करती है टेस्टिंग और रीटेस्टिंग पे। मीन्स ये टाइम पे डिपेंड करती है। टेस्टिंग मीन्स एक टाइम पर एक टेस्ट की उनको एडमिनिस्टर किया गया उसका स्कोर। रीटेस्टिंग मीन्स दूसरे टाइम पर उस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया गया उसका स्कोर। तो टेस्टिंग और रीटेस्टिंग के बाद जो स्कोर आया उनके बीच में कितनी कंसिस्टेंसी है या कितनी स्टेबिलिटी है, उनको हम बोलते हैं टेम्पोरल स्टेबिलिटी। सेकेंड होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है? एक ही टेस्ट के जो आइटम्स हैं उन आइटम्स का जो स्कोर आ रहा है उन आइटम्स को हम टू इक्विवेलेंट सेट में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि 30 आइटम है तो हम उसको 15 आइटम और 15 आइटम के टू सेम सेट बना लेते हैं आइटम्स के बेस पर। और फर्स्ट सेट पे जो स्कोर आ रहा है और जो सेकंड सेट पे स्कोर आ रहा है उन दोनों ही स्कोर्स के बीच में कंसिस्टेंसी देखी जाती है। इसके लिए हमें कोरिलेशन ज्ञात करना होता है। तो कोरिलेशन ज्ञात करके हम उन दोनों सेट में कंसिस्टेंसी देखते हैं। अगर वो कंसिस्टेंस है तो उसे हम बोलते हैं उस टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी। ओके, तो जो टेम्पोरल स्टेबिलिटी होती है उसके जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है दोनों सेट में। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी और जो इंटरनल कंसिस्टेंसी का कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी को सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि वो उसी सेट ऑफ आइटम्स के स्कोर्स के बीच में कोरिलेशन से ज्ञात किया जाता है या सेम टेस्ट को टू टाइम्स में एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इस तरीके से जो रिलायबिलिटी होती है वो सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट भी होती है। अब हम देखेंगे रिलायबिलिटी के जो मेन टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला टाइप है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एक तरह से टेम्पोरल स्टेबिलिटी को मेजर करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सेम टेस्ट होता है वो सेम ग्रुप पर टू डिफरेंट ओकेजन में एडमिनिस्टर किया जाता है। ओके, तो ये टेम्पोरल स्टेबिलिटी को ही मेजर करता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी किसको मेजर करता है? स्टेबिलिटी को मेजर करता है। तो ये टू डिफरेंट ओकेजन में एडमिनिस्टर किया जाता है और जो फर्स्ट
ओके फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोर आ रहा है और जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोर आ रहा है, उन दोनों के बीच में कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है, और अगर कोरिलेशन हाई होता है तो उस टेस्ट को रिलायबल माना जाता है। सेकेंड है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी आपको मालूम है, सेम टेस्ट पे के आइटम्स को 2 सेट में डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसमें ये देखा जाता है कि जो आइटम्स है वो कितने रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर उसी सेम टेस्ट को 2 डिफरेंट सेट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके लिए हमें एक ही टाइम में टेस्ट को एडमिनिस्टर कराना पड़ता है और हमें 2 सेट मिल जाते हैं और हम उसके जो कोरिलेशन है ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का यूज करते हैं और कोएफिशिएंट अल्फा का यूज करते हैं। तो क्या है कि जो इंटरनल कंसिस्टेंसी, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट हाफ मेथड का यूज करते हैं और क्रॉनबेक अल्फा या कोएफिशिएंट अल्फा का यूज करते हैं। KR20 का भी यूज किया जाता है। तो स्प्लिट हाफ मेथड में क्या किया जाता है कि जो टेस्ट होता है उसके आइटम्स को हम 2 डिफरेंट सेट में डिवाइड कर लेते हैं, 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसके लिए हम या तो 30 आइटम है तो अपर 15 और लोअर 15 को ले सकते हैं, या फिर हम इसके लिए एक ऑड इवन मेथड का भी यूज किया जाता है, जैसे फर्स्ट ले लिया, थर्ड ले लिया, फिफ्थ ले लिया। इस तरीके से ऑड इवन मेथड का भी यूज करके हम उस टेस्ट को 2 डिफरेंट सेट में डिवाइड कर लेते हैं और फर्स्ट सेट ऑफ स्कोर्स एंड सेकेंड सेट ऑफ स्कोर्स के बीच में हम कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। इस तरीके से स्प्लिट हाफ मेथड के द्वारा हम इंटरनल कंसिस्टेंसी उस टेस्ट की ज्ञात कर लेते हैं। और हम क्रॉनबेक अल्फा का भी यूज करते हैं और KR20 का भी यूज करते हैं। तो इन दोनों का यूज कब किया जाता है कि हमें इसमें 2 हाफ्स में तो डिवाइड करना होता है टेस्ट में, लेकिन जितने भी पॉसिबल वेज से उसको डिवाइड किया जा सकता है उतने पॉसिबल वेज से हम उसको डिवाइड करते हैं। इसके लिए हम कुडर रिचार्डसन या KR20 फॉर्मूला ये यूज किया जाता है डाइकोटोमस आइटम्स के लिए। इसकी बात हम आइटम एनालिसिस में, आइटम राइटिंग में कर चुके हैं। डाइकोटोमस आइटम्स क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 रिस्पॉन्स पैटर्न हो, यस नो या करेक्ट इनकरेक्ट। तो इस तरीके के जो आइटम्स होते हैं डाइकोटोमस होते हैं। अगर ऐसे आइटम्स हैं तो हम कुडर रिचार्डसन या KR20 फॉर्मूला का यूज करते हैं। और अगर पॉलीटोमस आइटम है, पॉलीटोमस आइटम्स होते हैं मल्टीपल चॉइस आइटम्स, तो मल्टीपल चॉइस आइटम्स होते हैं तो हम कोएफिशिएंट अल्फा का यूज करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाता है, इसके बारे में हम जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो तीसरा रिलायबिलिटी का जो टाइप है वो है स्कोरर रिलायबिलिटी और एग्रीमेंट। स्कोरर रिलायबिलिटी क्या होती है, जब टेस्ट के स्कोरिंग में डिफरेंसेस आ रहे हों, मींस ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें सब्जेक्टिव स्कोरिंग करनी होती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हर एक स्कोरर अलग तरीके से स्कोरिंग कर देता है, तो उसमें जो डिफरेंसेस आ जाते हैं उसकी वजह से उस टेस्ट की रिलायबिलिटी अफेक्टेड हो जाती है। तो हम इसके लिए हमें स्कोरर रिलायबिलिटी भी ज्ञात करनी होती है। स्कोरर रिलायबिलिटी भी हाई होना चाहिए, तभी उस टेस्ट को रिलायबल माना जाता है। तो इसके लिए हम 2 टाइप से इसकी रिलायबिलिटी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी, मींस जो एक टेस्ट के बारे में अलग अलग स्कोरर्स ने अपना जजमेंट दिया है उनके बीच में कंपैरिजन ज्ञात करके हम इंटर स्कोरर ज्ञात करते हैं। और एक ही टेस्ट के अलग अलग आइटम के बारे में जो एक स्कोरर ने अपना जजमेंट दिया है उनके बीच में हम कंपैरिजन ज्ञात करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्कोरर रिलायबिलिटी। तो अलग अलग स्कोरर्स का जो कंपैरिजन है और एक स्कोर का अलग अलग आइटम के बारे में जो कंपैरिजन है, ये दोनों ही हमें स्कोरर रिलायबिलिटी में ज्ञात करना होता है। जो इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी होती है इसके लिए हम कोरिलेशन का यूज करते हैं और हम इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी ज्ञात करते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल टेस्ट स्कोर्स होते हैं और इंटरवल डाटा होता है। और जब इंट्रा स्कोरर रिलायबिलिटी की बात होती है तब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी की जो फॉर्मूला है, जैसे KR20 है या अल्फा कोएफिशिएंट है, इस तरह के जो कोरिलेशन टेक्निक्स है इनका यूज करते हैं इंट्रा स्कोरर के लिए, क्योंकि इसमें हर एक आइटम से रिलेटेड स्कोर्स को आपस में जो स्कोरर है उन हर एक आइटम से रिलेटेड स्कोरिंग का हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसके लिए हमें इंटरनल कंसिस्टेंसी के जो मेथड्स हैं उनको यूज करना होता है। तो आई होप कि ये सारे तीनों जो टाइप्स हैं जो रिलायबिलिटी के आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।
अब हम नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्लासिकल टेस्ट थ्योरी। ये रिलायबिलिटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ये बहुत ओल्ड थ्योरी है, लेकिन इसका जो यूज है वो आज भी हो रहा है और ये नेट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर किया जाता है। तो जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होते हैं उनके रिजल्ट हमेशा सेम नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि किसी का एंजाइटी स्कोर हम मेजर कर रहे हैं तो वो हर बार में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफर तो करेगा ही, सेम नहीं आएगा। तो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आते रहते हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स मेजर करते हैं जैसे स्पीड, उसमें प्रिसीजन होता है या शुद्धता होती है, या फिजिसिस्ट जो मेजर करते हैं डिस्टेंस, तो ऐसा साइकोलॉजिकल केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो एरर्स आने की पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं बहुत ज्यादा। तो इसके लिए हमें एक क्लासिकल टेस्ट थ्योरी डेवलप की गई है जो इस चीज को डिफाइन करती है। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी क्या कहती है कि जो टेस्ट स्कोर्स होते हैं टोटल, यानी कि एक टेस्ट पे जो टेस्ट स्कोर आ रहा है वो 2 फैक्टर से मिलकर बने होते हैं। जो टेस्ट स्कोर्स आते हैं, एक जो फैक्टर होते हैं जो कंसिस्टेंसी को कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, यानी कि कंसिस्टेंसी को कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स होते हैं स्टेबल एट्रीब्यूट्स, मींस उस पर्सन में वो स्टेबल एट्रीब्यूट है। जैसे इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो स्कोर है वो स्टेबल एट्रीब्यूट है। तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स उस टेस्ट को कंसिस्टेंसी प्रदान करते हैं। और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उस टेस्ट में इनकंसिस्टेंसी लाते हैं स्कोर्स में। तो इनकंसिस्टेंसी कौन से फैक्टर्स लाते हैं जिनसे कि एरर आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है स्कोर्स में, जैसे कि उस इंडिविजुअल के कुछ और विशेषताएं हैं जो उस टेस्ट को अफेक्ट कर रही हैं, या उस टेस्ट की कुछ विशेषताएं हैं जो उसे अफेक्ट कर रही हैं, या सिचुएशन। तो ये सारी चीजें इनकंसिस्टेंसी को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जो टोटल टेस्ट स्कोर होता है वो जो कंसिस्टेंट फैक्टर और इनकंसिस्टेंट फैक्टर, इन दोनों को मिला करके बनता है। जो फर्स्ट फैक्टर होता है यानी कि जो कंसिस्टेंट फैक्टर होता है वो ट्रू स्कोर के लिए डिजायरेबल होता है, और जो सेकेंड फैक्टर होता है वो अनअवॉइडेबल होता है या एरर फैक्टर होता है। तो जो हमारा ऑब्टेन्ड टेस्ट स्कोर है क्लासिकल टेस्ट थ्योरी के बेस पर, वो कैसे निकल के आता है, उसमें ट्रू स्कोर्स भी होते हैं और एरर स्कोर्स भी होते हैं। ट्रू स्कोर तो स्टेबल एट्रीब्यूट से रिलेटेड होते हैं जो टेस्ट को कंसिस्टेंसी देते हैं, और जो एरर स्कोर्स होते हैं वो टेस्ट को इनकंसिस्टेंट वो कर देते हैं, स्कोर्स में इनकंसिस्टेंसी ले आते हैं। तो ये एरर्स होते हैं कुछ, जैसे कि एक जो इंटेलिजेंस टेस्ट किसी एक इंडिविजुअल पे एडमिनिस्टर किया गया और उसका 92 स्कोर आया, और नेक्स्ट टाइम में उसका स्कोर आ रहा है 96। तो 96 यानी कि उसका 4 पॉइंट बढ़ चुका है। तो जो 4 पॉइंट बढ़ चुका है उसको हम एरर मान सकते हैं, वो कुछ सिचुएशनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से आया होगा, या कोई और फैक्टर जो उसको कंट्रीब्यूट किया होगा उस स्कोर में। तो एरर्स भी उसमें आने की पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम जो हमारा टोटल स्कोर होता है ऑब्टेन्ड स्कोर और जो ट्रू स्कोर होता है उसको माइनस करके हम एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि ट्रू स्कोर क्या होते हैं। इसमें ट्रू स्कोर जो होते हैं वो एट्रीब्यूट के मेन अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ट्रू स्कोर जो होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, वो मेन स्कोर्स होते हैं। जैसे कि किसी इंडिविजुअल में अगर एंजाइटी को मेजर किया जा रहा है तो सिर्फ एंजाइटी से रिलेटेड ही जो स्कोर आ रहा है वही स्कोर उसका ट्रू स्कोर होगा। और ट्रू स्कोर जो है कैसे ज्ञात किया जाता है, जब उसको एक ही इंडिविजुअल पर उस टेस्ट को बार बार एडमिनिस्टर किया जाता है, उसके बाद उसका एवरेज ज्ञात कर लिया जाता है। तो एवरेज के बाद जो स्कोर निकल के आता है वो उसका ट्रू स्कोर होता है, क्योंकि बार बार एडमिनिस्टर करने के बाद जो एरर्स होती है वो हट जाती है और वो स्कोर हो जाता है ट्रू स्कोर। अब जो एरर जो उसमें आती है स्कोर्स में, वो एरर्स किस टाइप की होती हैं। तो एरर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है रैंडम एरर या अनसिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर क्या होती है, रैंडम एरर जो होती है वो
एक्चुअल स्कोर या ट्रू स्कोर के बीच में डिफरेंस से ज्ञात की जाती है। मीन्स ये जो अनसिस्टमैटिक एरर होती है ये तो सिचुएशन बेस्ड होती है और ये उसमें साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं इसमें आ जाती है, इसको हम हटा नहीं सकते हैं, ये हर बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग आ ही जाती है रैंडम एरर। तो जो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी है वो इस तरह की रैंडम एरर को एक्सेप्ट करती है कि रैंडम एरर तो इसमें हो ही सकती है। तो रैंडम एरर्स कैसे हो जाती हैं उस टेस्ट में, इसके लिए कुछ सोर्सेज हैं इसके, जैसे आइटम सेलेक्शन है। मीन्स जो आइटम राइट किया गया वो बहुत अच्छा ना हो, डिफिकल्टी लेवल सही ना हो उसका, तो आइटम सिलेक्शन के दौरान जो कुछ त्रुटियां हो जाती है उसकी वजह से कुछ टेस्ट में एरर आ जाती है। और जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जैसे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा नॉइस हो या जो इंडिविजुअल है उसका मूड अपसेट हो या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से जो एरर्स आ जाती हैं। और टेस्ट स्कोरिंग के टाइम पे भी एरर आ जाती है, जैसे सब्जेक्टिव स्कोरिंग हो रही हो तो उसकी वजह से जो टेस्ट में एरर आ जाती है। तो ये सारी एरर्स रैंडम एरर्स होती हैं और जो ये एरर्स होती है वो उनको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और ये कंसिस्टेंट भी नहीं होती, हर बार चेंज हो जाती हैं। सेम अगर टेस्ट को बार बार अप्लाई किया जा रहा है तो हर बार अलग अलग स्कोर आएगा उसका, तो जो हर बार अलग अलग एरर आती है, सेम एरर हर बार नहीं आती है। तो ये एरर इसलिए इसको हम रैंडम एरर कहते हैं क्योंकि ये इसमें सेमनेस नहीं होती है, हर बार चेंज हो जाती है। ये रैंडम एरर कैंसिल भी हो जाती है अगर हम रिपीटेड टेस्टिंग करें, और रिपीटेड टेस्टिंग के बाद जो स्कोर आता है वो ट्रू स्कोर आता है और रैंडम स्कोर 0 हो जाती है ना। तो हमें लेकिन हम इतना ज़्यादा बार बार जो रिपीटेड टेस्टिंग इतना हो नहीं सकता है, तो इसके लिए एक और उपाय बताया गया है कि अगर टेस्ट को हम लॉन्गर बना दें, जो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी है वो ऐसा कहती है कि अगर आप टेस्ट को लंबा कर दें, लॉन्ग हो आपका टेस्ट, तो अपने आप ही रैंडम एरर रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर जो होती है वो प्रॉब्लमैटिक होती है और ये ट्रू स्कोर को सेम अमाउंट में अफेक्ट करती है, या तो ट्रू स्कोर को हमेशा इंक्रीज करेगी या हमेशा डिक्रीज करेगी। तो सिस्टमैटिक एरर नहीं होनी चाहिए टेस्ट में। ये क्या होती है, इससे टेस्ट डेवलपर को मालूम नहीं होता है लेकिन ये हर बार जो है जो टेस्ट है उसके स्कोर को चेंज कर देती है, या तो उस टेस्ट स्कोर को इंक्रीज कर देगी या उस टेस्ट के स्कोर को डिक्रीज कर देगी। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये टेस्ट की वैलिडिटी से रिलेटेड होती है। जैसे कि कोई टेस्ट है जो सोशल इंट्रोवर्जन स्केल है, वो सोशल इंट्रोवर्जन के साथ में एंग्जाइटी को भी मेजर करने लग जाए, तो उससे क्या होगा कि जो ये साथ में एंग्जाइटी को मेजर कर रहा है, इस तरह से वो टेस्ट की वैलिडिटी को पूरा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि वैलिडिटी क्या कहती है कि टेस्ट उसी कंस्ट्रक्ट को मेजर करे जिसे करने के लिए उसे बनाया गया है। तो ये टेस्ट वैलिडिटी के लिए प्रॉब्लम बन जाती है सिस्टमैटिक एरर। तो इस एरर को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर, जो यानी कि अनसिस्टमैटिक एरर और जो सिस्टमैटिक एरर होती है, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। वो क्या है कि रैंडम एरर जो होती है वो रिलायबिलिटी को कम कर देती है, लेकिन सिस्टमैटिक एरर क्या करती है, हर बार उसको इनएक्यूरेट कर देती है, यानी कि रिलायबली इनएक्यूरेट कर देती है उस अमाउंट को। यानी कि ये क्या करती है, टेस्ट वैलिडिटी को जो अफेक्ट करती है, इसके लिए प्रॉब्लम है। तो सिस्टमैटिक एरर को हमें क्या करना होता है, दूर करना जरूरी हो जाता है। अब जो बात करेंगे क्लासिकल टेस्ट थ्योरी के कुछ अजम्पशंस है, वो क्या है। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी कहती है कि जो मेजरमेंट एरर है वो रैंडम होती है। ये आप समझ चुके हैं, रैंडम होती है, हर बार चेंज हो जाती है, कंसिस्टेंट नहीं होती है। और जो यानी कि ये जो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी है ये सिस्टमैटिक एरर को नहीं मानती है, यानी कि सिस्टमैटिक एरर इसमें नहीं होती है, रैंडम एरर को मानती है जो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी है। और सेकंड असम्पशन है मीन एरर ऑफ मेजरमेंट इज 0। मीन्स अगर बार बार आप उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करा रहे हैं तो जो उसका मीन स्कोर आएगा वो 0 हो जाएगा। मीन्स एरर अगर बार बार रीटेस्टिंग की जा रही है तो जो उसका स्कोर है वो 0 हो जाएगा और ट्रू स्कोर आ जाएगा। ओके और जो ट्रू स्कोर होता है और जो एरर स्कोर होती है वो आपस में कोरिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होती है, ये भी एक एजम्पशन है इसका। मीन्स आर क्या है यहाँ पर, कोरिलेशन, टी है ट्रू स्कोर, ई है एरर स्कोर। तो इनके बीच में टी और ई के बीच में जो कोरिलेशन है वो 0 होता है, आपस में कोरिलेटेड नहीं होते हैं ये स्कोर्स। और डिफरेंट टेस्ट का जो एरर है, अलग अलग दो टेस्ट है और उनका जो एरर स्कोर है वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होते हैं,
यानी कि जो फर्स्ट टेस्ट का कोरिलेशन और जो सेकंड टेस्ट का कोरिलेशन है वो 0 होगा। ये सारे अजम्पशन है, इन्हें आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि सेम असर्शन रीजन में क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार नेट एग्जाम में। अब हम बात करेंगे रिलायबिलिटी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी है आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, ये आइटम एनालिसिस में भी इसके बारे में चर्चा की गई थी। ये कंप्यूटर बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल है, ज्यादातर इसको साइकोमेट्रिक्स में यूज किया जाता है। इसे हम मॉडर्न टेस्टिंग थ्योरी भी बोलते हैं या लेटेंट रेट थ्योरी भी इसे बोला जाता है। और जो सीटीटी में क्या होता है यानी क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में क्या होता है कि एक सिंगल कंस्ट्रक्ट को मेजर किया जाता है ना, और वो जो उसमें जितने आइटम्स होते हैं उन सभी को एक दूसरे के इक्विवेलेंट माना जाता है। जितने भी आइटम्स उस टेस्ट में होते हैं उन सबको एक जैसा, एक दूसरे के समान माना जाता है। लेकिन आईआरटी यानी कि आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हर एक आइटम के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर किया जाता है, हर एक आइटम को एनालाइज किया जाता है। तो आइटम एनालिसिस में हमने इसकी बात की थी आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी का, उसमें हर एक आइटम को एनालाइज आईआरटी में किया जाता है। तो इसलिए ये ज़्यादा मॉडर्न टाइम में इसका यूज़ हो रहा है। एक्चुअली ये कंप्यूटर बेस्ड है तो इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता है, हर एक आइटम को मेज़र करना इतना आसान नहीं है। तो कंप्यूटर बेस्ड होने की वजह से इसका आजकल यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आईआरटी में आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करते हैं, आईसीसी ड्रॉ करते हैं। जो आइटम एनालिसिस में हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था, आईसीसी जो कर्व होता है वो हर एक आइटम का हमें ड्रॉ करना होता है। उससे हमें आइटम के बारे में पता चलता है कि वो आइटम इफेक्टिव है या नहीं है ना। तो जो बेस्ट आइटम्स होते हैं उन्हें हम चूज कर लेते हैं जो कि उस पर्टिकुलर एबिलिटी लेवल को मेजर कर रहे होते हैं, यानी कि जिस पर्पस के लिए उस टेस्ट को बनाया गया है वो आइटम उस टेस्ट को मेजर कर रहा होता है, तो उसको हम पिक कर लेते हैं, उसको टेस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। और क्या होता है कि जो आईसीसी होता है यानी कि आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है वो 3 पैरामीटर्स से मिलके बनता है। और ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये थीटा के साथ में इंक्रीज होते हैं। थीटा क्या होता है, वो ट्रेट होता है, वो लेटेंट ट्रेट होता है, या जो वो एबिलिटी होती है जिससे उस टेस्ट जो कि टेस्ट मेजर कर रहा होता है। तो जैसे जैसे हमारी एबिलिटी ज्यादा है तो हमारा जो ये पैरामीटर्स हैं ये भी ज्यादा होते हैं। तो इसके बारे में आईसीसी के जो पैरामीटर्स हैं वो है डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरा है आइटम डिफिकल्टी, और तीसरा है एडजस्टमेंट फॉर गेसिंग। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि वो आइटम की एबिलिटी होती है जो कि ये बताती है कि जो आइटम है ये हाई स्कोरर इंडिविजुअल और लो स्कोरर इंडिविजुअल के बीच में डिस्क्रिमिनेट यानी विभेद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और आइटम की डिफिकल्टी उचित है या नहीं है। आइटम डिफिकल्टी बताती है कि कितने % लोगों ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया है उस आइटम के बारे में। इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। और इसमें देखा जाता है कि जो गैसिंग की वजह से जो स्कोर आ रहा है, जो इनकरेक्ट स्कोर से एरर जो हो जाती है वो भी हमें आईसीसी कर्व से पता चल जाती है। तो इन तीनों के बेस पे ये आईसीसी कर्व ड्रॉ होता है, ऐसा आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी में बताया गया है। जो मॉडर्न टाइम में आईआरटी का यूज हो रहा है तो इसके लिए हमें इनका कंपैरिजन भी जरूरी हो जाता है, समझना कि आईसीसी और आईआरटी में आखिर क्या डिफरेंस है। तो जो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी है वो उसमें जो एनालिसिस के लिए हम पूरे टेस्ट को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी में हम आइटम को कंसीडर करते हैं, हर एक आइटम की एनालिसिस करनी होती है। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी ऐसा मानती है कि हमें रिलायबिलिटी को बढ़ाना है तो हम अपने स्केल को लॉन्गर कर सकते हैं, लेकिन आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी ऐसा नहीं मानती है। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी में ये कहा जाता है कि हमारे टेस्ट में आइटम्स कम होने चाहिए और वो गुड आइटम्स होने चाहिए, बैड आइटम्स नहीं होने चाहिए। तो टारगेटेड स्केल को लेकर के हम इसकी बात आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी में की जाती है रिलायबिलिटी के संदर्भ में। और क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि जो आइटम प्रॉपर्टीज हैं वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर ही डिपेंड करती हैं, हमें सैंपल का रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी होता है। लेकिन इसमें जो आइटम की प्रॉपर्टीज हैं वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर डिपेंड नहीं करती हैं। और जो इसमें लेटेंट वेरिएबल लेवल होता है वो रॉ स्कोर से एस्टिमेट इसका लगता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ रॉ स्कोर की जरूरत होती है, यहाँ पर हमें रॉ स्कोर के साथ उस स्कोर का पैटर्न और आइटम प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर किया जाता है।
इसमें जो समेटेड स्कोर्स होते हैं वो ऑर्डिनल स्केल में होते हैं और यहाँ पर होते हैं इंटरवल स्केल में। आपने अगर आईसीसी के कर्व को पिछले वीडियोस में बताया गया था उसमें देखा हो तो उसमें जो स्कोर्स थे वो इंटरवल स्केल में थे, यानी कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 जितने स्कोर्स हैं उसको हमने इंटरवल स्केल में डिवाइड कर रखा था। तो यहाँ पर जो रिलायबिलिटी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 थ्योरीज हैं, जो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी है और आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी है, इसके बारे में डिस्कस किया गया। अगर आपको कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम हुई हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।